हेलो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पे मैं एक बार फिर अर्थशास्त्र लेकर आई हूँ। आज करेंगे अध्याय 5 का सॉल्व। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में है डाटा का संगठन और प्रतिनिधित्व। तो ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर भी है, तो इसको पार्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते कि मैम पार्ट पढ़ा दीजिए तो मैं वो भी देने की कोशिश करती। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है सांख्यिकी अनुसंधान में सर्वप्रथम किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है तथ्यों का संग्रह, बी है अनुसंधान का आयोजन, सी है संपादन और डी है विश्लेषण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए तथ्यों का संग्रहण। दूसरा है सांख्यिकी अनुसंधान में विचार किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है अनुसंधान का उद्देश्य, बी है समस्या की परिभाषा, सी है सूचना के स्रोत, डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन है ए है विभ्रम का अनुमान, बी है समंकों का वर्गीकरण, सी है समंकों का संपादन और डी है अशुद्धि का विश्लेषण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विभ्रम का अनुमान। चौथा नंबर क्वेश्चन है सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। हमारे ऑप्शन है ए है किसी सिद्धांत की जांच करना, बी है किसी समस्या का समाधान करना, सी है नए नियमों की खोज करना और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन, जब दो सरल इकाइयों को मिलाकर कोई इकाई निर्धारित की जाती है तो उसे कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ए है सरल इकाई, बी है मिश्रित इकाई, सी है विश्लेषण इकाई और डी है निर्वचन इकाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी विश्लेषण इकाई। छठवां नंबर क्वेश्चन है खेल के मैदान का माप करने के लिए परिशुद्धता की मात्रा उपयुक्त होती है। हमारे ऑप्शन है ए है मीटर, बी है किलोमीटर, सी है सेंटीमीटर और डी है इंच। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। ऑप्शन है ए है आंकड़ों के संकलन के पहले, बी है आंकड़ों के संकलन के बाद, सी है आंकड़ों के संकलन के मध्य में और डी है उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित नहीं किए जाते। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए आंकड़ों के संकलन से पहले। तो बच्चों आठवां नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो सॉरी इसके लिए। अगला है नौवां नंबर क्वेश्चन, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया, यह मूल्यांकन आधारित है। हमारे ऑप्शन है ए है प्राथमिक समंक, बी है द्वितीयक समंक, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक समंक। 10वां है चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2। अगला है समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए है अव्यवस्थित समंक, बी है व्यवस्थित समंक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। 12वां नंबर क्वेश्चन है सरकारी प्रकाशन है। ऑप्शन ए है प्राथमिक समंक, बी है द्वितीयक समंक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक समंक। 13वां नंबर क्वेश्चन है किसने कहा वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सदृश्यता के अनुसार समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। हमारा ऑप्शन है ए है प्रोफेसर ब्लेयर, बी है प्रोफेसर कोनर, सी है प्रोफेसर मिल और डी है डॉक्टर बाउले। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर कोनर। अगला है 14वां नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष की जनसंख्या को विभिन्न वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो यह वर्गीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन है ए है भौगोलिक वर्गीकरण, बी है गुणात्मक वर्गीकरण, सी है संख्यात्मक वर्गीकरण और डी है समयानुसार वर्गीकरण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी समयानुसार वर्गीकरण। 15वां नंबर क्वेश्चन है वर्गीकरण की विधि है। हमारे ऑप्शन है ए है भौगोलिक वर्गीकरण, बी है समयानुसार वर्गीकरण, सी है गुणात्मक वर्गीकरण और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर भी होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, वर्गीकरण में जब तथ्यों को
एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है बहुगुणी वर्गीकरण, बी है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, सी है अंकात्मक वर्गीकरण और डी है वर्गांतर वर्गीकरण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बहुगुणी वर्गीकरण। अगला है 17वां नंबर क्वेश्चन। एक कारखाने के श्रमिकों की आर्थिक दशा जानने के लिए निम्न आधार पर वर्गीकरण करना होगा। हमारे ऑप्शन है ए है भौगोलिक, बी है संख्यात्मक, सी है समयानुसार और डी है गुणानुसार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी गुणानुसार। अगला है 18वां नंबर क्वेश्चन है वर्ग विस्तार ज्ञान ज्ञात करने का सूत्र। ऑप्शन है ए है L1 + L2, बी है L2 - L1 by 2, सी है L1 + L2 by 2, डी है L2 - L1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी L2 - L1। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन है वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन है ए है L1 + L2, बी है L2 - L1, सी है L1 + L2 by 2, डी है L2 - L1 by 2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन। यदि एक क्लास में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक 60 है और न्यूनतम अंक 10 है और इन्हें 5 वर्गों में बांटना है तो वर्ग विस्तार होगा। हमारे ऑप्शन है ए है 10, बी है 5, सी है 20 और डी है 30। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 10। अगला है 5 विद्यार्थियों के सांख्यिकी के प्राप्तांक निम्न है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, बी है खंडित श्रेणी, सी है समावेशी श्रेणी और डी है अपवर्जित श्रेणी। 24वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य संख्यात्मक नहीं है। ऑप्शन है ए है आयु, बी है ऊंचाई, सी है उत्पादन और डी है अविवाहित। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अविवाहित। 25वां नंबर क्वेश्चन है वर्ग विस्तार निर्धारण करने के लिए प्रोफेसर स्टर्जेस का सूत्र है। ऑप्शन है ए है L - S बाई A + 3.322 log n, बी है L - S बाई 1 + 2.233 log n और सी है 1.3.322 log n और डी है 1 + 2.233 log n। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है 26वां नंबर क्वेश्चन। सांख्यिकी सामग्री को सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है वर्गीकरण से पहले, बी है वर्गीकरण के बाद, सी है वर्गीकरण के बीच में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वर्गीकरण के बाद। 27वां नंबर क्वेश्चन है सबसे विस्तृत अर्थ में समंकों को खानों और प्रक्रियाओं में क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन है प्रोफेसर कॉनर, बी है ब्लेयर, सी है सैक्रिस्ट और डी है क्रॉक्सटन एंड काउडेन। हमारा आंसर है ऑप्शन डी क्रॉक्सटन एंड एवं काउडेन। अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन है सारणीयन का यह उद्देश्य नहीं है। हमारा ऑप्शन है ए है समंकों की प्रकृति स्पष्ट करना, बी है समंकों को सरल बनाना, सी है तुलना कार्य को सरल बनाना और डी है समंकों का संपादन करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी समंकों का संपादन करना। अगला है 29वां नंबर क्वेश्चन है वह सारणी जिसमें समंकों की सहायता से प्राप्त किए गए माध्य, अनुपात, प्रतिशत आदि को प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ए है मौलिक सारणी, बी है बहुगुणी सारणी, सी है व्युत्पन्न सारणी और डी है यांत्रिक सारणी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी व्युत्पन्न सारणी। अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन। समंकों का चित्रों द्वारा निरूपण की विधि का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन है ए है स्टर्जेस को, बी है विलियम प्लेफेयर को, सी है लॉरेंज को और डी है बर्नौली को। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 31वां नंबर क्वेश्चन है
एक विमितीय चित्र में महत्व दिया जाता है सिर्फ। ऑप्शन है ए है ऊंचाई को, बी है चौड़ाई को, सी है गहराई को और डी है चौड़ाई और ऊंचाई दोनों को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ऊंचाई को। 32वां नंबर क्वेश्चन है द्विविमा चित्र नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए है वर्ग चित्र, बी है आयत चित्र, सी है वृत्त चित्र और डी है दंड चित्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी वृत्त चित्र। 33वां नंबर क्वेश्चन है चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण की विधि है। हमारे ऑप्शन है ए है एक विमा चित्र, बी है द्विविमा चित्र, सी है त्रिविमा चित्र और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 34वां नंबर क्वेश्चन है जिन चित्रों को बनाने में लंबाई और चौड़ाई दोनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है द्विगुणी दंड चित्र, बी है द्विविमा चित्र, सी है प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र और डी है अंतर्विभक्त दंड चित्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द्विविमा चित्र। अगला है 35वां नंबर क्वेश्चन एक विमा चित्र नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए है सरल दंड चित्र, बी है द्विगुणी दंड चित्र, सी है आयत चित्र और डी है अंतर्विभक्त दंड चित्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी आयत चित्र। अगला है 36वां नंबर क्वेश्चन दंड चित्रों में प्रत्येक दंड के बीच की दूरी होती है। हमारे ऑप्शन है ए है बराबर, बी है कम, सी है अधिक और डी है दूरी नहीं होती। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बराबर। 37वां नंबर क्वेश्चन है वर्गाकार चित्र होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए है बीमा चित्र, एक बीमा चित्र, बी है द्विविमा चित्र, सी है त्रिविमा चित्र और डी है मानचित्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी द्विविमा चित्र। अगला है 38वां नंबर क्वेश्चन दो परिवारों के मासिक खर्च एवं बचत को प्रदर्शित करने के लिए किस चित्र का निर्माण करना उचित है। हमारे ऑप्शन है ए है सरल दंड चित्र, बी है बहुगुणी दंड चित्र, सी है अंतर्विभक्त दंड चित्र और डी है प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बहुगुणी दंड चित्र। 39वां नंबर क्वेश्चन है पाई आर का मूल्य होता है। ऑप्शन है ए है 1/22, बी है 7/22, सी है 1/7 और डी है 22/7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 22/7। 40वां नंबर क्वेश्चन है एक परिवार के मासिक खर्च से संबंधित आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त चित्र होगा। ऑप्शन है ए है पाई चित्र, बी है आयताकार चित्र, सी है सरल दंड चित्र और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सरल दंड चित्र। अगला है 41वां नंबर क्वेश्चन अंतर्विभक्त वृत्त चित्रों में मूल्यों को कोणों में बदलने के लिए जिस डिग्री का प्रयोग किया जाता है वह है। हमारे ऑप्शन है ए है 360 डिग्री, बी है 270 डिग्री, सी है 180 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 360 डिग्री। हाँ 42 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ऐसे मैंने 1-2 क्वेश्चन और छोड़ दिए हैं बच्चों, कंफर्म नहीं हूँ। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर है। हमारे ऑप्शन है ए है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, बी है शेल्फ पर पुस्तकों की संख्या, सी है किसी व्यक्ति का वजन और डी है प्राप्त ईमेल की संख्या। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी किसी व्यक्ति का वजन। अगला है 44 नंबर में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सतत चर की विशेषताएं हैं। हमारे ऑप्शन है संभावित मानों की एक सीमित संख्या होना, बी है गणनीय होना, सी है किसी सीमा के भीतर कोई भी मान लेना और डी है कोई मापन पैमाना ना होना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमारे ऑप्शन है ए है कंपनी में कर्मचारियों की संख्या, बी है पूर्ण वर्षों में आयु, सी है कार द्वारा तय की गई दूरी और डी है सिक्के को उछालने की संख्या। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में कार द्वारा तय की गई दूरी। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन डेटा की पाठ्य प्रस्तुति सबसे अधिक उपयुक्त है। ए है बड़े डेटा सेट,
बी है जटिल जानकारी का सारांश बनाना, सी है केवल संख्यात्मक डेटा प्रस्तुत करना, डी है ग्राफिकल डेटा प्रस्तुत करना। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी में, जटिल जानकारी का सारांश बनाना। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा की पाठ्य प्रस्तुति का लाभ है? हमारे ऑप्शन है, ए है कई डेटा सेट की तुलना करना आसान, बी है विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करना, सी है त्वरित दृश्य समझ, डी है बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है 49वां नंबर क्वेश्चन, पाठ्य डेटा प्रस्तुति का उपयोग अक्सर निम्नलिखित में किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए है शोध पत्र, बी है पाई चार्ट, सी है बार ग्राफ और डी है हिस्टोग्राम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए शोध पत्र। 50वां नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य डेटा प्रस्तुति का एक प्रमुख नुकसान यह है, ऑप्शन है विवरण का अभाव, बी है रुझानों का शीघ्रता से समझने में कठिनाई, सी है अति सरलीकरण और डी है संदर्भ का अभाव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, रुझानों का शीघ्रता से समझने में कठिनाई। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य प्रस्तुति में डेटा आमतौर पर, हमारे ऑप्शन है, ए है पंक्तियों और स्तंभों में प्रदर्शित, बी है पैराग्राफ में समझाया गया, सी है प्रतीकों और रेखाओं का उपयोग करके दिखाया गया और डी है बुलेट पॉइंट में संक्षेपित। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन बी में, पैराग्राफ में समझाया गया। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन है, ए है समय के साथ रुझान प्रदर्शित करना, बी है विस्तृत और जटिल डेटा तुलना, सी है डेटा का संक्षेप में सारांशित करना और डी है दृश्य डेटा प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, विस्तृत और जटिल डेटा तुलना। अगला है 53 नंबर, एक तालिका सामान्यतः निम्नलिखित से बनी होती है। हमारे ऑप्शन है, ए है केवल पंक्तियाँ, बी है केवल कॉलम, सी है पंक्तियाँ और स्तंभ और डी है न तो पंक्तियाँ और न ही स्तंभ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पंक्तियाँ और स्तंभ। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में, अगला है 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालिकाओं के उपयोग का मुख्य लाभ है? हमारे ऑप्शन है, ए है रुझानों को शीघ्रता से पहचानना आसान, बी है संक्षिप्त डेटा सारांश, सी है विस्तृत तुलना की सुविधा प्रदान करता है, डी है बड़े वर्णनात्मक स्पष्टीकरण के लिए अच्छा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्तृत तुलना की सुविधा प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है, सारणीबद्ध प्रस्तुति में डेटा की क्षैतिज व्यवस्था को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए है पंक्तियाँ, बी है कॉलम, सी है कोशिकाएं और डी है शीर्षक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉलम। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, सारणीबद्ध प्रस्तुति में डेटा की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए है पंक्तियाँ, बी है कॉलम, सी है कोशिकाएं और डी है फुटनोट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पंक्तियाँ। 57 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ए है हिस्टोग्राम, बी है पाई चार्ट, सी है बार चार्ट और डी है आवृत्ति वक्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बार चार्ट। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोग्राम का सबसे अच्छा उपयोग निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए है श्रेणीबद्ध डेटा, बी है असतत डेटा, सी है सतत डेटा का आवृत्ति विचरण और डी है संपूर्ण का अनुपात। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सतत डेटा का आवृत्ति विचरण। 59 नंबर क्वेश्चन है, संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ए है पाई चार्ट, बी है बार चार्ट, सी है त्वरण और डी है हिस्टोग्राम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, पाई चार्ट निम्नलिखित को दर्शाने के लिए आदर्श है। हमारे ऑप्शन है, ए है समय के साथ रुझान,
बी है संपूर्ण के भीतर श्रेणियों का अनुपात, सी है एक चर का वितरण और डी है चरों के बीच संबंध। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी में संपूर्ण के भीतर श्रेणियों का अनुपात। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, बार चार्ट और हिस्टोग्राम के बीच मुख्य अंतर यह है। हमारे ऑप्शन है ए है बार चार्ट श्रेणीबद्ध डेटा प्रदर्शित करते हैं जबकि हिस्टोग्राम सतत डेटा प्रदर्शित करते हैं। बी है बार चार्ट का उपयोग निरंतर डेटा के लिए किया जाता है जबकि हिस्टोग्राम का उपयोग श्रेणीबद्ध डेटा के लिए किया जाता है। और सी है बार चार्ट और हिस्टोग्राम का उपयोग एक ही बार के डेटा के लिए किया जाता है। और डी है हिस्टोग्राम हमेशा 3D होते हैं जबकि बार चार्ट 2D होते हैं। तो हमारा ऑप्शन मिलेगा हमें ऑप्शन ए में। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्राफ डेटा प्रदर्शित करने के लिए सीधे रेखाओं से जुड़े बिंदुओं का उपयोग करता है। हमारे ऑप्शन है ए है हिस्टोग्राम, बी है बार चार्ट, सी है अंकगणितीय रेखा ग्राफ और डी है पाई चार्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी अंकगणितीय रेखा ग्राफ। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किस ग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए है हिस्टोग्राम, बी है बार चार्ट, सी है आवृत्ति वक्र और डी है अंकगणितीय रेखा ग्राफ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अंकगणितीय रेखा ग्राफ। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, पाई चार्ट में प्रत्येक स्लाइस का आकार दर्शाता है। पाई चार्ट में प्रत्येक स्लाइस का आकार दर्शाता है। ऑप्शन है ए है प्रत्येक श्रेणी की पूर्ण आवृत्ति, बी है प्रत्येक श्रेणी की सापेक्ष आवृत्ति, सी है श्रेणियों की कुल संख्या और डी है श्रेणियों की संचयी आवृत्ति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्येक श्रेणी की सापेक्ष आवृत्ति। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति वक्र का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है संपूर्ण में श्रेणियों का अनुपात प्रदर्शित करें, बी है सतत डेटा का विवरण दिखाए, सी है श्रेणीबद्ध डेटा की तुलना करें और डी है संचयी आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सतत डेटा का वितरण दिखाएं। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, ओगिव का दूसरा शब्द है। ऑप्शन है ए है आवृत्ति बहुभुज, बी है संचयी आवृत्ति ग्राफ, सी है हिस्टोग्राम और डी है बार चार्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति बहुभुज। तो बच्चों MCQ सॉल्व हो चुके हैं। रिक्त स्थानों की फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बचा है, कमेंट कीजिए, वो भी चाहिए तो वो भी देने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।